बिहार में औद्योगिक माहौल बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने एक कड़े मार्ग में 2 घंटे तक उद्योग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इस बैठक में नीतीश कुमार ने कई निर्देश दिए और अधिकारियों से साफ साफ कह दिया कि बातें नहीं, आने वाले 5 साल में बिहार में उद्योग का जाल कैसे फैले, निवेश आए, इसे लेकर लगातार काम करें। इस बैठक में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे, जिन्होंने एक गाने के सहारे आने वाले 5 साल में सरकार की मंशा बताई और उद्योग विभाग के अधिकारियों को साफ साफ सरकार का संदेश भी दिया। साथ ही बड़ी बात भी बताई कि बिहार में उद्योग और उद्योगपतियों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के तर्ज पर बीआईएसएफ फोर्स बनाया जाएगा। तो देखिए पटना से ये बड़ी खबर, जहां उद्योगपतियों का भरोसा कैसे बढ़े, कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, क्योंकि इस बार सरकार ने अपने 5 साल के लिए रोड मैप तैयार किया है कि सबसे ज्यादा जोर जो है वो नौकरी, रोजगार, उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए होगा, बिहार को टेक हब बनाने का होगा और कैसे इसका विस्तार किया जाए और पलायन को कम किया जा सके, लोगों को बिहार में नौकरी मिल सके। उद्योग धंधे जब बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेंगे तो रोजगार के कई अवसर भी खुलेंगे और सीआईएसएफ की तर्ज पर बिहार में बीआईएसएफ भी होगा, ताकि जो निवेशक हैं या फिर जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार है, वो सुरक्षित रह सके। बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये 2 घंटे की बैठक। देखिए, एक गाना है, मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया, सब कुछ लागे नया नया। मैं वही दर्पण वही। नीतीश कुमार जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कल जब उद्योग विभाग का समीक्षा बैठक कर रहे थे, एक नयापन दिखाई पड़ रहा था। जो मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा शक्ति कल मैंने देखी और उन्होंने जो टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया, समय निर्धारित करके चीफ सेक्रेटरी को और हमारे विभाग को इस चुनौती को स्वीकार करने का उन्होंने जो है आह्वान किया कि बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछना चाहिए, सिर्फ चर्चा नहीं होना चाहिए। ये बड़े निवेशक को हम लोगों ने जब से नई सरकार बनी है तो बड़े निवेशकों में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, विश्वास जगा है कि अब बिहार में उद्योग लगाया जा सकता है। और जब उद्योगपति फोन कर रहे हैं लगातार कि हम बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, क्योंकि स्थिर सरकार, जब स्टेबल गवर्नमेंट होता है, सुरक्षा मिलता है, तो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं। और इस माहौल का हमें लगता है कि सबसे बड़ा फायदा बिहार को मिलने वाला है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खबर पटना से है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि सेना जवानों के लिए अंशदान कितना जरूरी हो जाता है। तो सीएम से ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार की मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें सशस्त्र झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान की अपील की। सीएम ने कहा कि बहादुर सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए अंशदान करें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हिंदुओं के नवजागरण को लेकर के श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन किया जा रहा है। ये पाठ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग सनातन से जुड़े, सनातन का जो महत्व है उसको समझें। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए भगवत गीता का पाठ आयोजित किया गया। इसमें करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। आयोजकों का दावा है कि गीता पाठ में योग गुरु बाबा रामदेव और धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल होंगे। हालांकि इस आयोजन के टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी गई थी। तो 2 तस्वीर और इसके साथ साथ कुछ और भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल बता दें कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद का मॉडल पर आधारित जो कि मस्जिद की नींव रखी गई थी,
जिसको लेकर के सियासत भी काफ़ी तेज हो गई और हिंदू पक्ष ने कई सवाल भी इस बीच खड़े किए। और इन्हीं सब के बीच अब ये भगवत गीता पाठ आयोजित किया गया है। बंगाल में ये भव्य गीता पाठ हो रहा है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और योग गुरु बाबा रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बड़े पे ये दोनों जगह में जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी ज्यादा है। अब ये माइनॉरिटीज वोट किस तरफ जाएगा? मुर्शिदाबाद का अगर देखा जाए तो ये अगर इतिहास देखा जाए तो ये इतिहास ये यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ था। अधीर चौधरी यही जगह से बहरमपुर से वो एमपी था। ये 2024 में अधीर चौधरी हार गया और ऐसा कहा जाता है कि अधीर चौधरी ये मुर्शिदाबाद का जो कैरेक्टर है, जो सेक्युलर कैरेक्टर है, उसको वो बना के रखता था, ऐसा कहा जाता है। पर उसके बाद में जैसे जैसे जो हो रहा है और खास करके हुमायूं कबीर पिछले 1 सालों से जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, जिस तरीके से वो काफी ध्रुवीकरण उसका सामने आ रहा है, माइनॉरिटीज वोट भी यहाँ पे तृणमूल को मिलता है। पर इस बार जब हुमायूं कबीर बाहर आ गए हैं, वो बोल रहे हैं अपना पार्टी करेंगे, तो ये क्या तृणमूल का वोट बैंक बटेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है मालदा में और मुर्शिदाबाद में, वहाँ पे बीजेपी को ऐसे ही वो लोग जीत जाते हैं। पर इस बार ये हुमायूं कबीर जो ममता बनर्जी की तैयार किया हुआ एक आदमी है, एक लीडर है, वो बीजेपी भी पहले चला गया था, पर बीजेपी जाके उसको फायदा नहीं हुआ था, वो हार गए थे। विनोद कुमार राय और उनकी पत्नी को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से अब विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर हो गया है। कई सवाल उठाया जा रहा है कि जिस भ्रष्टाचार के आरोप में ये फंसे थे उनको लेकर के सवाल उठाया है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्ट लोक सेवा के इंजीनियर विनोद कुमार राय और उनकी पत्नी बबली राय को कोर्ट से जमानत मिलने के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि जिस भ्रष्ट इंजीनियर विनोद राय ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरी रात अपनी काली कमाई के करोड़ों के नोट जलाए, आखिर उससे इतनी जल्दी कोर्ट से जमानत कैसे मिल गई? कहीं ना कहीं उस भ्रष्ट इंजीनियर को सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त है। इधर विपक्ष के इस आरोप का खंडन जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं। बता दें कि ईओयू ने आरोपी इंजीनियर को 23 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था, जब उनके घर में अधजले नोट और नगद बरामद हुए थे। वहीं पत्नी बबली लगातार फरार चल रही थी। बबली की गिरफ्तारी के लिए ईओयू ने कोर्ट से गैर जमानतीय वारंट हासिल किया था। बावजूद इसके कोर्ट से जमानत लेने में ये दोनों कामयाब रहे और इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। पूरे देश के नेशनल चैनलों पर प्राइम टाइम में गूंजता रहा कि 500 रुपए के नोट वो जलाते गए, पाइप जाम होता रहा, जांच एजेंसियां दरवाजे पर शाम से लेकर के रात भर बैठी रही, दरवाजे नहीं खुले, नोट पाइप जाम हो गया, नोट भी जल गया। तो आखिरकार वो पुलिस की पकड़ में गए और वो जेल में चले गए। लेकिन विशेष जो न्यायालय है आर्थिक अपराध इकाई का, उसने नियमित जमानत दे दी। दरअसल सरकार का ये जुमला कि सरकार फंसाती भी नहीं है और बचाती भी नहीं है, ये केवल जुमला है। दरअसल सरकार फंसाती भी है और सरकार बचाती भी है। अब जरा समझिए ना कि करोड़ों रुपए के नोट जलाने वाले भ्रष्टाचार के आरोपी को कोर्ट से बेल मिल जाती है। साफ है कि सरकार ने बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने अपना पक्ष नहीं रखा। न्यायाधीन मामले या जेरे अदालत कार्रवाई पर राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। नोट जलाने के कथित मामले में इंजीनियर को दबोचा गया था। जब दस्तावेज के आधार पर कोर्ट में जमानत पर रिहा किया गया तो इसमें राज्य सरकार या पुलिस की भूमिका नगण्य ही हो जाती है। विपक्ष के इस आरोप का कोई आधार नहीं है कि उसे जमानत कैसे मिली। जनरल लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार कार्यों में कोर्ट से मिली जमानत का विपक्ष को स्मरण करना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति को अख्तियार किया है। एक से एक भ्रष्ट अधिकारियों पर हमेशा से कार्रवाई होती रही है। जब कार्रवाई होती है तो विपक्ष के साथी नैरेटिव सेट करते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट है। अरे भाई, कहीं से जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी। जिस भ्रष्ट इंजीनियर और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई है या न्यायालय की तरफ से उनकी पत्नी को जमानत मिली है, यह न्यायिक प्रक्रिया है।
उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप लगा है कालाबाजारी का, और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि एक एनजीओ ने लगाया है। बता दें कि वहां विशेष ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। दरअसल एसकेएमसीएच में 18 नवंबर को एक एनजीओ पहल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा थैलीसीमिया के मरीजों के लिए विशेष ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें शहर के सिटी एसपी समेत कई नामी अधिकारियों ने ब्लड डोनेशन किया। एनजीओ कर्मी दिव्यांश मेहरोत्रा का आरोप है कि उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप में कुल 15 डोनर ने ब्लड डोनेट किया, जिसका रजिस्टर पर नाम लिखकर मुझे साइन कराया गया। लेकिन मैंने जब एसकेएमसीएच से पक्का लिस्ट मांगा तो 2-3 दिन बाद मुझे सिर्फ 8 डोनर का लिस्ट दिया गया। एनजीओ कर्मी का आरोप है कि उस वक्त 15 लोगों ने 1-1 यूनिट ब्लड डोनेट किया, तो मुझे सिर्फ 8 लोगों का फाइनल लिस्ट क्यों मिला? आखिर 7 लोग के ब्लड का हिसाब क्यों नहीं दिया गया जिन्होंने मेरे कैंप में डोनेट किया था? इन आरोपों को लेकर उन्होंने एसडीएम से शिकायत की है। हालांकि इन आरोपों को एसकेएमसीएच के अधीक्षक सिरे से नकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस कैंप में उनके 8 डोनर ही थे, बाकी के 7 हॉस्पिटल के रिप्लेस वाले लोग थे। वहीं पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर पूर्वी एसडीएम ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। जब 18 तारीख को नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार जो कैंप लगवाया था, जब कैंप खत्म हुआ तो हमको 15 यूनिट का कॉपी में लिख के साइन करवाया, और जो है थोड़े दिन बाद 8 यूनिट का कंप्यूटर से डाटा दिया। मुझे ये जानना आखिर 8 यूनिट का हुआ, 7 यूनिट गया कहाँ? जी, उस दिन 15 यूनिट ब्लड डोनेट किए गए थे। हमारे रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि इसमें 8 जो थे वो वॉलंटरी डोनेशन था और बाकी 7 जो थे वो रिप्लेसमेंट डोनेशन थे, और यही रिकॉर्ड हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेकिन एनजीओ के द्वारा कहा जा रहा है कि 15 जो थे ब्लड डोनेट वो हमारे लोग थे, एनजीओ की तरफ से किया गया था। नहीं, हमारे रिकॉर्ड में तो यही है कि हमारे 8 लोग हमारे वॉलंटरी डोनेशन में थे और 7 लोग हमारे रिप्लेसमेंट डोनर्स। देखिए, ये संज्ञान में हमारे मामला आया है। 18 नवंबर को एक ब्लड डोनेशन कैंपेन ऑर्गेनाइज कराया गया था, इसमें जो आयोजक थे उन्होंने हमें कंप्लेन किया है। हमने इसके जांच के लिए प्रिंसिपल को भी लिखा है और साथ ही जो कागजात है वो भी मंगाए हैं। इस पे अभी जांच चल रही है और जैसा होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मुजफ्फरपुर में ब्लड डोनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा चलता है या फिर खून का गोरख धंधा चलता है? दरअसल कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसको लेकर अब जांच शुरू हो गई है। दरअसल एक एनजीओ के द्वारा एसकेएमसीएच में बीते 18 नवंबर को एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें कई अधिकारी भी शामिल थे, सिटी एसपी भी शामिल थे, और जिसमें कुल 15 लोगों के द्वारा ब्लड डोनेट की बात कही गई, क्योंकि जो उस एनजीओ के जो कर्मी थे जिनके नेतृत्व में यह कैंप लगाया गया था, उनको एक 15 लोगों का लिस्ट सौंपा गया था और जिस पर उनका अंतिम साइन भी लिया गया था। लेकिन जब इस मामले में उन्होंने आधिकारिक रूप से लिस्ट मांगा, तब उन्हें सिर्फ 8 लोगों की लिस्ट दी गई, जिसमें बताया गया कि भाई 8 लोगों का ब्लड लिया गया है। जबकि उनका कहना है कि उस दिन 15 लोगों का नाम फाइनल करके 15 लोगों के लिस्ट के सामने उनका हस्ताक्षर कराया गया, यानी 15 यूनिट ब्लड लिया गया था। क्या मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ब्लड के नाम पर, ब्लड डोनेट के नाम पर इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है? हालांकि इसको लेकर जब हमने एसकेएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर आभा रानी सिन्हा से बात की तो उन्होंने कहा कि 8 उनके अपने वॉलंटियर्स थे जिनका ब्लड लिया गया था, वहीं 7 लोग ऐसे थे जिनका ब्लड रिप्लेस किया गया था। जिन्हें खून की जरूरत होती है उन्हें रिप्लेस किया जाता है, तो उसी वक्त उनका रिप्लेस भी किया गया था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आखिर ऐसे उन लोगों का नाम उस लिस्ट में क्यों दिया गया था और उस लिस्ट पे उस दिव्यांश मेहरोत्रा का साइन क्यों कराया गया था? इसको लेकर अब जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसको लेकर एसडीएम ईस्ट ने भी जांच करने की बात कही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। खबर पटना से, जहां पर यातायात को सुचारू रखने के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। खबर ये है कि इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर डाकबंगला चौराहे तक अब पार्किंग जो है वो बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आयकर गोलंबर से डाकबंगला तक नेहरू पथ पर 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए आज से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसके तहत इनकम टैक्स गोलंबर से
डाक बंगला चौराहे तक कई वाहनों के प्रवेश पर रोक भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि नई ट्रैफिक व्यवस्था जो लागू हुई है, आज 7 दिसंबर से ये लागू हुई है। इसके तहत आयकर गोलंबर से डाक बंगले तक की अगर हम बात करें तो नेहरू पथ पर 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। यानी जो लोग कहीं भी अपनी वाहन को पार्क कर देते थे, आज से वो कहीं भी अपने वाहन को पार्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। वहीं बुद्ध मार्ग से 0 माइल गोलंबर के नीचे तक 3 पहिया 4 पहिया वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा इस्लामिया या बुद्ध मार्ग का उपयोग करने वाले आम जन अपनी 4 पहिया निजी वाहन तारामंडल के सामने बने स्मार्ट मल्टी मॉडल हब पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। उसके आगे वो कहीं सड़क पर पार्क नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में आने वाले वाहन चालक मौर्या लोक स्थित स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग का उपयोग कर सकते हैं और वहां पर अपने 3 पहिया वाहनों को पार्किंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों मार्ग पर 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग सख्त मना कर दी गई है और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। यानी जो व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, उसे सुचारू रूप से करने के लिए आज से यानी 7 तारीख से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है और उसके मद्देनजर इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहे तक नई ट्रैफिक नियम लागू कर दी गई है। आज से 3 पहिया और 4 पहिया वाहन जो हैं उन्हें आप कहीं भी पार्क नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही सड़क पर कहीं भी अपने 3 पहिया और 4 पहिया वाहन को पार्क करते हैं, रोक देते हैं, खड़ी करते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। देश भर में हवाई सेवा बाधित होने को लेकर के अब इंडिगो को लेकर के लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है क्योंकि कई फ्लाइट्स जो है अब तक कैंसिल किए जा चुके हैं। और इस बीच खबर आपको हम आरा से बताने जा रहे हैं, जहां पर एक महिला की मौत हुई है। घर में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। अगियाव बाजार की ये घटना सामने आई है, जहां गोली लगने से महिला की मौत हो गई है। अगियाव बाजार की ये घटना है। जून में ही महिला की शादी हुई थी और घर में घुसकर उस महिला की जान ले ली गई है। गोली लगने से महिला की मौत हो गई है। आरा से बड़ी खबर, अगियाव बाजार की घटना। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जून में ही महिला की शादी हुई थी। हालांकि विवाद कारण क्या है स्पष्ट नहीं हो पाया है। और देखिए, इंडिगो एयरलाइंस को लेकर के डीजीसीए ने अब कड़ा रुख अपनाया है और इंडिगो के सीईओ से 24 घंटे के अंदर जवाब मांग गया है और कहा यह गया है कि आपने यात्रियों तक सही सूचना नहीं पहुंचाई, सही जानकारी आपने नहीं दी। एयरपोर्ट पर भी यात्री हल्कान परेशान है। 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। डीजीसीए ने इंडिगो के ऑपरेशन और मैनेजमेंट में गंभीर चूक बताई है। डीजीसीए ने शो कॉज नोटिस में कहा है कि इंडिगो के यात्रियों को उड़ानों के बारे में सही जानकारी, सुविधाएं नहीं मिली। डीजीसीए ने अपनी नोटिस में कहा है कि एयरलाइन संचालन की पूरी जिम्मेदारी सीईओ की है। और देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के हाल की अगर बात करें तो यहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां लोग काफी हलकान परेशान दिख रहे हैं। इंडिगो से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां सरकार की सख्ती के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। कैंसिलेशन पर पैसा तुरंत वापस होगा, इंडिगो ने आश्वस्त किया है। कैंसिलेशन और शेड्यूल पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड देने की बात इंडिगो की तरफ से कही गई है। आज रात 8 बजे तक पूरा रिफंड करने के आदेश भी इंडिगो की तरफ से दे दिए गए हैं। अब देखिए, जब इंडिगो क्राइसिस हुआ तो दूसरे एयरलाइंस ने अपने किरायों में मनमानी बढ़ोतरी कर दी, जिसके बाद से सरकार ने एक्शन लिया और अब एक अधिकतम किराया जो है वो तय कर दिया गया है। तो सरकार की सख्ती के बाद ये बड़ा कदम उठाया है और अब जो नया किराया होगा अधिकतम वो बताते हैं। तो 500 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 7500 रुपये तय किया गया है। 1000 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 12000 रुपये।
1500 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 15,000 रुपए और 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अधिकतम किराया 18,000 रुपए तय किया गया है। इससे ज्यादा एयरलाइंस पैसे नहीं ले सकते हैं।